हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हमने पिछली क्लास में देखा था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये होता है हमारा Mn6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें 6 लिगैंड होते हैं, एक मेटल होता है। ये मेटल के 5d ऑर्बिटल्स होते हैं जो कितने 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट करते हैं। ये क्यों स्प्लिट करते हैं ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया पिछली क्लास में। इनके जो बीच का एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप को हमने बोला था ये होती है हमारी CFSE की वैल्यू, जो हम डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से मेजर करते हैं। ये जो गैप है ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा होगी हमारी CFSE की वैल्यू। तो आज हम देखेंगे कि कब हमारी ये CFSE की वैल्यू बढ़ सकती है और किन कॉम्प्लेक्सेस में ये CFSE की वैल्यू कम हो सकती है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं CFSE की वैल्यू को। किस केस में ये जो एनर्जी गैप है ये बढ़ जाएगा और कब हमारा ये जो एनर्जी गैप है ये कम हो जाएगा, ये आज हम देखेंगे। तो जो हमारा पहला फैक्टर है जो CFSE की वैल्यू को अफेक्ट करता है वो है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। जो पहला फैक्टर है हमारा वो यही है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है, लिगैंड है ये ऑक्टाहेड्रल। इस मेटल पे जितना ज़्यादा हम चार्ज इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी CFSE की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो चार्ज हम मेटल का इंक्रीज करेंगे, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हम बढ़ाएंगे तो CFSE की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सपोज ये एक हमारा है COH2O/6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स है COH2O/6 डाई पॉजिटिव। थर्ड है हमारा COH2O/6 ट्राई पॉजिटिव। इन तीनों में सबसे ज़्यादा CFSE की वैल्यू किसकी होगी, इस वाले कॉम्प्लेक्सेस। क्यों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और इसमें कोबाल्ट हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सारे लिगैंड न्यूट्रल है, इसलिए जो हमारे स्फीयर का चार्ज होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, वही हमारे मेटल का चार्ज होगा। तो इसमें जो है तो +3 चार्ज है हमारे मेटल का, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा CFSE होंगी, उससे कम इसकी और उससे सबसे कम होंगी इसकी। अब ना ऐसा होता क्यों है, चार्ज इंक्रीज करने से CFSE की वैल्यू बढ़ती क्यों है। जैसे ही हम मेटल पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है हम इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं वहाँ से। जैसे +1 है यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम किया हमने, प्लस डाई पॉजिटिव है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम किए, यानी मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अब ना वो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ स्पीड से अट्रैक्ट करेगा, यानी मेटल और लिगैंड का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। और ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि मेटल और लिगैंड का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होना तभी तो हमारी CFSE की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए CFSE की वैल्यू क्या आएंगी, ज़्यादा आएंगी। अब एक और एग्जांपल है, देखो FeCN/6 टेट्रा नेगेटिव, एक है हमारा FeCN/6 ट्राई नेगेटिव, थर्ड है हमारा FeCN/6 डाई नेगेटिव। अब ना इसमें देखो मेटल हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -6 उधर जाने के बाद +6 -4 +2, यहाँ हमारा मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ हमारा मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ ये -6 उधर जाने के बाद +6, ये डाई नेगेटिव है यानी -2 6 -2 +4। ये जो मेटल है हमारा आयरन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी में मेटल सेम है, 6 भी लिगैंड सेम है, हमारे सारे के सारे 6 लिगैंड सेम है, सिर्फ हमारे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, यानी मेटल का चार्ज अलग है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, सबसे ज़्यादा चार्ज है पॉजिटिव, इसलिए इसकी CFSE की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम इसकी और सबसे कम होगी इसकी। उसके बाद में एक जो सेकंड फैक्टर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब हमारे पास एक मेटल है वो है 3D का, एक है 4D का, एक है 5D का। तो ये जो 3D की साइज है ये 4D वाले से कम होगी। जैसे ही हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो शेल इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए साइज इंक्रीज होगी, साइज नीचे मूव करने पर क्या होती है, इंक्रीज होगी। तो साइज जैसे ही इंक्रीज होगी तो अब लिगैंड अच्छे से अप्रोच कर सके
सकेगा, क्योंकि बड़ी साइज का मेटल है, आने के लिए लिगैंड को आने के लिए काफ़ी सारी जगह है मेटल के पास में, बड़ी साइज का मेटल है, तो ये अच्छे से अप्रोच कर सकेगा। तो मेटल और लिगैंड की क्या होंगी, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो CFAC बढ़ जाएगी। CFAC काय पे डिपेंड करती है, बस मेटल और लिगैंड के इंटरेक्शन पे। बस आपको देखना है कब मेटल और लिगैंड का इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब भी मेटल और लिगैंड का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, तब हमारी CFAC की वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी, CFAC की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो अब 3D 4D 5D में सबसे ज़्यादा होती है CFAC की वैल्यू 5D के लिए, उससे कम 4D के लिए, सबसे कम 3D के लिए। क्यों, क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी होती है और जैसे ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेंगे, यानी 3, 4, 5 ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होंगी, CFAC की वैल्यू इंक्रीज होंगी। अब आप बोलोगे पहले हमने देखा था चार्ज इंक्रीज करने से भी तो CFAC बढ़ रही है, तो चार्ज इंक्रीज करने से तो साइज कम होती है, तो फिर CFAC तो कम होने होना था, फिर क्यों, तो यहाँ पर देखो मेटल सभी में सेम रहता है, कोबाल्ट सब में कोबाल्ट था, यहाँ पे प्लस में था, +2 में था, फिर कोबाल्ट +3 में था, सभी में मेटल सेम है, सिर्फ चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ना साइज इतनी ज़्यादा कम नहीं होती है, एक चार्ज इंक्रीज करने से ना थोड़ी सी कम होती है और थोड़ी सी कम होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी। तो यहाँ पे चार्ज और साइज के फैक्टर में चार्ज हमेशा डोमिनेट करेगा, इसीलिए यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करने पर क्या होगा, साइज कम हो रही है लेकिन चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है ना, Z इफेक्टिव हमारा इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं मेटल के पास, तो अब तो वो इलेक्ट्रॉन स्पीड से अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, इसलिए यहाँ पे चार्ज वाला जो फैक्टर होता है वो डोमिनेट करता है, साइज वाला नहीं। साइज मामूली सी कम होती है, यहाँ पर ना साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्ट एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक शेल बढ़ जाती है हमारी, 3D 4D 5D नंबर ऑफ शेल्स हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा साइज का डिफरेंस होता है। इसलिए जिसकी साइज ज़्यादा रहेगी उसमें क्या होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा। इसलिए देखो 5D वाला में सबसे ज़्यादा CFAC रहेगी, उससे कम 4D, उससे कम 3D में। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल, एक मेटल है हमारे पास में इरिडियम H2O/6 ट्राइपॉजिटिव, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स है हमारा RH2O/6 ट्राइपॉजिटिव, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा COH2O/6 ट्राइपॉजिटिव। सबसे ज़्यादा ये कौन सी इसका सीरीज का मेटल है, 3D का कोमल रहे, ये कौन सा है, रोडियम 4D का, ये 5D का। याद कैसे रखते हैं हम इसको, ऐसी ट्रिक होती है, कोमल रहने दे इरादे मत तोड़, ये 3D 4D 5D। तो इसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है इरिडियम की, रुदेनियम से भी ज़्यादा होती है इसकी, रोनियम से भी ज़्यादा होती है इसकी, इसलिए, और सबसे कम होती है कोबाल्ट की, इसलिए इसकी जो CFAC की वैल्यू सबसे कम रहेगी, सबसे ज़्यादा इसकी रहेगी, उससे कम इसकी, सबसे कम कोबाल्ट वाले को में। सब में देखो लिगैंड सेम है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सिर्फ मेटल अलग अलग है, ये 3D का है कोबाल्ट, ये 4D का, ये 5D का। और ये तीनों लिगैंड क्या होंगे, लो स्पिन, क्योंकि देखो ये तो 4D और 5D वाले हमेशा ही लो स्पिन फॉर्म करते हैं, ये लिगैंड वीक फील्ड है तो हम बोलेंगे हाई स्पिन फॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता। 4D और 5D वाले हमेशा ही लो स्पिन फॉर्म करते हैं, हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, सारे लिगैंड एक्ट करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसलिए हमेशा ही लो स्पिन फॉर्म करते हैं। और ये जो कोबाल्ट है ये तो 3D का है लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो हमने देखा था कि अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये भी हमेशा लो स्पिन ही फॉर्म करेगा। ये एक एक्सेप्शनल केस था VBT का कि हाँ 3D का मेटल होने के बाद भी, वीक लिगैंड होने के बाद भी ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कब, जब हमारा +3 में रहेगा, +2 में नहीं, +3 में। तो ये दो फैक्टर थे। अब एक तीसरा फैक्टर हम देखेंगे, तीसरा कौन सा फैक्टर होता है, थर्ड फैक्टर है हमारा, सेकेंड था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थर्ड है हमारा नेचर ऑफ लिगैंड। ये तो आपको पता ही है, फिर भी समझ लो। देखो ये है मेटल, ये है लिगैंड। लिगैंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहा हमारा, तो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगी मेटल और लिगैंड की। अगर मेटल और लिगैंड की स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी तो CFAC की वैल्यू क्या आएगी, बढ़ जाएंगी, हाई CFAC वैल्यू रहेंगी।
अभी यहाँ पर अगर लिगेंड हमारा वीक फील्ड रहा, ये जो लिगेंड है अगर ये वीक फील्ड लिगेंड रहा, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी ये कैसी रहेगी, वीक इंटरेक्शन, मेटल और लिगेंड की वीक इंटरेक्शन रहेगी। तो तब हमारी CFSE की वैल्यू क्या आएगी, कब आएगी? देखो ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया, हर क्लास में मैं बता रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर रहा तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी और CFSE की वैल्यू ज़्यादा आएंगी। तो ये इसके इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए CFSE की वैल्यू ज़्यादा आएंगी। यानी ये जो गैप होता है हमारा दो एनर्जी लेवल के बीच का, ये ज़्यादा आएगा। अगर वीक फील्ड रहा तो ये कम आएगा, क्योंकि मेटल और लिगेंड की इंटरेक्शन कम होगी। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है FeOX/3 ट्रायंगुलेटिव, उसके बाद है FeH2/6 ट्राई पॉजिटिव, उसके बाद थर्ड है FeNH3/6 ट्राई पॉजिटिव, और फोर्थ एक लास्ट वाला है FeBpY ट्राई पॉजिटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइप्रीडीन का। टाइप्स ऑफ लिगेंड में मैंने बताया था, दो प्रीडीन होते हैं अटैच्ड एक दूसरे से, दो प्रीडीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से के जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं नाइट्रोजन के, ये आपस में अटैच होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड ये होता है, 5 मेंबर रिंग फॉर्म होती है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग फॉर्म होती है। तो हमेशा मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, चिलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी उनमें मेटल और लिगेंड में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगी। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लेकिन ये चिलेटिंग लिगेंड है, ये क्या होता है, NH3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही हमने देखा था। तो अब ना ये सबसे ज़्यादा इसकी CFSE होगी, उससे कम इसकी, और ये दोनों तो वीक फील्ड है। जो ऑक्जेलेट होता है ये होता है OX ऑक्जेलेट, इसकी क्या होती है स्ट्रक्चर, 2 ऑक्सीजन से ये डोनेट करता है। ऑक्जेलिक एसिड पे से कैसे याद रखना है वो भी मैंने बताया था। ये दोनों ऑक्सीजन मेटल को डोनेट करते हैं, ये भी चिलेटिंग लिगेंड है। ये ना वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है, और ऑक्सीजन और हेलोजन कंटेनिंग लिगेंड क्या होते हैं, वीक फील्ड होते हैं, और नाइट्रोजन और कार्बन कंटेनिंग लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। तो ये सबसे वीक फील्ड है, इसलिए इसकी CFSE वैल्यू सबसे कम आएंगी, और इसकी सबसे ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस तरह से नेचर ऑफ लिगेंड डिसाइड करता है। अगर वीक फील्ड रहा तो हमारी CFSE की वैल्यू कम आएगी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का रहा तो मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, फिर हमारी CFSE की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये 3 फैक्टर थे जिन पे हमारी CFSE की वैल्यू डिपेंड करती है, कब ज़्यादा आएंगी कब आएंगी। और मैंने बताया था जितनी ज़्यादा CFSE की वैल्यू आएंगी उतना स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, उतना स्टेबल हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों, क्योंकि देखो मेटल और लिगेंड की इंटरेक्शन अच्छे से होंगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इंटरेक्शन दोनों में अच्छे से हो रही है तो ये जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बन रहा है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ध्यान से समझना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी। अगर मेटल और लिगेंड में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी, तो फिर वो बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, इसलिए क्या होगा, हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो अब ना बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा हमारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, उस बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो जो हमारी CFSE वैल्यू होती है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू आती है हमारी CFSE, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। क्यों, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, यानी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, अगर वीक बॉन्ड है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो जब मेटल और लिगेंड का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी उस बॉन्ड की ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बोला, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इससे कम इसकी और इससे कम इसकी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा मैक्स के, यानी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी CFSE की वैल्यू। देखो CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा मैक्स के इन्वर्स में प्रोपोर्शनल
होती है। जैसे ही हमारी वेवलेंथ बढ़ेगी, तो अगर आपको पूछ सकता है कि लैम्डा मैक्स का वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ, तो जिसमें सबसे कम इंटरेक्शन होंगी मेटल और लिगेंड की, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसमें सबसे कम CFSE होंगी, और CFSE और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, थैंक यू।